नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने जैव विविधता का बेसिक पढ़ा था और आज के वीडियो में हम उससे आगे चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो जैव विविधता क्या है उसकी परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में उसका महत्व पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने सतत विकास भी पढ़ लिया था, जिसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसके स्तर पढ़े थे। इसके स्तर 3 स्तर थे, हम पढ़े थे। जैसे कि पहला था जेनेटिक स्तर, ठीक है, या फिर आनुवांशिक। दूसरा था प्रजातीय स्तर। तीसरा था पारिस्थितिकीय स्तर। ठीक है। उसके बाद में इनका हमने मापन पढ़ा था। मापन भी हमने 3 तरीके से पढ़ा था। मापन, ठीक, मापन मापन पढ़ा था अल्फा मापन, जिसमें एक ही प्रजाति के जो संख्या है उसको गिना जाता था। फिर हमने पढ़ा था बीटा फिर पढ़ा था हमने बीटा बीटा मापन पढ़ा था, जिसमें प्रजातियों के समूहों की संख्या का या फिर संरचना का अनुमान लगाया गया था। ठीक है। उसके बाद में पढ़ा था गामा। ठीक है, गामा। ये सब मापन हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने हॉटस्पॉट भी पढ़ लिए थे। हॉटस्पॉट यानी कि जैव विविधता के तप्त स्थल। ठीक है, हॉटस्पॉट। ठीक है, तप्त स्थल किसे कहा जाता है, कौन कौन सी शर्त पूरी करते हैं, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो 36 हैं वो पूरी दुनिया में हॉटस्पॉट केंद्र हैं, और भारत में कितने हैं, 4। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं आगे कि लाभ भी हमने पढ़ लिए थे। अब उसका जो कमी है, यानी कि जैव विविधता में कमी, उसके कारण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कारण पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो अपने कॉपी में आप लिखते रहें, जिससे कि आगे चल के नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में बैच चलाए जा रहे हैं, जैसा कि यूपी पुलिस, लेखपाल और सीटेट, यूपी टेट, सीआईएसएफ, और हमारा जो रेलवे का है सीबीटी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको फ्री में कक्षाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि ग्रेट पाठशाला नाम से है। उस पर हर क्लास की 3 दिन के बाद में उसकी पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। ठीक है। तो क्या हो गया, तो हमने बात करी कि जो जैव विविधता है उसमें कमियां आ रही हैं, तो कमी के कारण हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे कि जो कमियां आ रही हैं वो कैसे हम पता लगाएं कि कमियां आ रही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। एक रेड लिस्ट जारी हुई है, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके स्तर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण। ठीक, मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि आपको कांस्टेबल में ही नहीं, बल्कि आप सीपीओ एसआई दें, आप बड़ी परीक्षाएं दें, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो रेड लिस्ट होती है, उनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जो संरक्षण की विधि है वो 2 तरीके की हैं, इन सीटू और एक्स-सीटू। इन सीटू को बोलते हैं स्वस्थाने, और एक्स-सीटू को बोलते हैं परस्थाने। इन सीटू पद्धति क्या होती है, इन सीटू पद्धति ऐसी होती है जिसमें प्रजाति जो वन्यजीव हैं उनका संरक्षण उनके निवास स्थान पर ही किया जाता है। और एक्स-सीटू वो होती है कि उनका जो संरक्षण है यानी कंजर्वेशन है, उनके निवास स्थान पर ना करके कृत्रिम आवासों में, या फिर जैसे कि जीन बैंक हो गया, उनमें उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई समझ में। तो आज के हम जो वीडियो है
उसमें चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो मानव सभ्यता का विकास है वो जैव विविधता पर आधारित है और आदिकाल से ही मनुष्य जो वनस्पति है, प्राकृतिक वन है, उस पर निर्भर होते आया है, उनका दोहन करते आया है। अतः उसने क्या किया कि मानव सभ्यता का आधार ही वनस्पति को बना लिया। उसके बाद में क्या किया कि जो वनस्पति के जहाँ पर वन्य जीव हैं और उनके आवासों को नष्ट करना चालू कर दिया और अपने जो कि आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना चालू कर दिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है इससे कि मनुष्य ने अंधाधुंध अपना विकास करना चालू कर दिया और वनों का दोहन करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ, जैव विविधता का ह्रास हुआ, उसमें कमी आ रही है, उसको खतरा हो रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से कि प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया, प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन उसको हमने संरक्षण प्रदान नहीं किया, बल्कि हमने उसका विनाश करते चले गए। ठीक है, तो चलते हैं विनाश के कारण कौन कौन से हैं। कारण है, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहें। कारण, सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कारण है, यहाँ पर मैं एक उदाहरण के रूप में या कहानी के रूप में बताता हूँ। कहीं पर मानव होगा, ठीक है, मानव मानव जब विकास होगा तो मानव तो होगा ही, और मानव किस पर डिपेंड करता है, जंगलों पर। ठीक है, जंगलों जंगलों का विनाश, ठीक, जंगलों का विनाश, ठीक, जंगलों का विनाश करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में चलेगा कि जहां पर वन्य जीव रह रहे हैं, वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव का शिकार करेगा। एक कारण ये हो जाता है, एक कहानी के रूप में बता रहा हूं दोस्तों, वन्य जीव का शिकार करेगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा, वन्य जीव जब नष्ट हो जाएंगे तो उनके आवासों का, यानी कि प्राकृतिक प्राकृतिक आवासों का, ठीक है, प्राकृतिक आवासों का विनाश करेगा, विनाश करेगा। ठीक है, उसके बाद में जब प्राकृतिक आवास हैं, यानी कि जो वन्य जीव हैं उनके प्राकृतिक आवास वो भी नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद में क्या करेगा मानव कि वहां पर कुछ कुछ जीनांतरित जीनांतरित बीजों का उपयोग करेगा, बीजों का उपयोग करेगा। ठीक है, अब जीनांतरित क्या होता है, जीनांतरित कि जीनों में हेराफेरी करके बनाए गए बीज। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि प्रदूषण पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक कारण क्या है जैव विविधता का ह्रास, प्रदूषण। ठीक, जब प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा, उसके बाद में क्या होगा कि पर्यावरण में मानव जो है पर्यावरण में अपने अनुसार परिवर्तन करेगा। ठीक, जब परिवर्तन करेगा फिर वहां पर रोग उत्पन्न होंगे, क्या होंगे, रोग। ठीक, और अंततः क्या होगा कि वहां पर विदेशी विदेशी प्रजातियां लगाई जाएंगी, विदेशी प्रजातियां लगाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मानव है वो हमारे जंगलों का इस तरीके से विनाश कर रहा है, जिससे कि हमारी जैव विविधता का ह्रास या कमी उसमें हो रही है। ठीक है, तो पहला था हमारा कारण जंगलों का विनाश, तो पहले सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। ठीक है, जंगलों का विनाश। अब जंगलों का विनाश कैसे कर रहा है, जैसे कि वहां पर हमें उद्योग धंधे स्थापित करने हैं तो जंगलों को काटना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में हमने पढ़ा था, उसके बाद में पढ़ा था प्राणियों जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव, वन्य जीव का शिकार। ठीक है, वन्य जीव का शिकार। ठीक, इनका शिकार क्यों होगा, इनका शिकार किस लिए होगा, औषधि, औषधि एवं व्यापार के लिए, व्यापार के लिए। ठीक है, इनका शिकार किया जा रहा है, जिससे कि इनके सींग, सींग, दांत, दांत, खुर, खुर, खाल, यानी कि चमड़ा, इन सब के लिए इनका शिकार किया जा रहा है। अंततः हो क्या रहा है कि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में इनके प्राकृतिक आवासों को भी नष्ट किया जा रहा है। प्राकृतिक आवासों को किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है,
आवासों को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे कि वनों की कटाई करके, वनों की कटाई करके, ठीक है, वहां पर मानव मानव आवास बनाकर, ठीक है, तो इस तरीके से प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है जीनांतरित बीजों का उपयोग, बीजों का उपयोग। ठीक है, अब जीनांतरित बीजों से समझते हैं कि बीजों के जीन में हेराफेरी करके, हेराफेरी करके नए बीज बनाना। ठीक है, नए बीज बनाना, बीज का निर्माण करना। ठीक, अब इनका उपयोग क्या है कि हमारी जो खेतीबाड़ी है उसमें किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो खेती है, जो भूमि है, उसमें ये क्रिया करती है और भूमि की जो उपजाऊपन है वो खत्म करती है। ठीक है, इनके सेवन से क्या है, जीव खतरा मंडरा रहा है जीवों के जीवन पर, अतः वो खत्म से हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद में एक कारक और था जो कि मैंने वहां पर नहीं लिखा था, जो कि चराई। चराई, ठीक, चराई। देखिए, जो हमारा विश्व का हमारा क्षेत्रफल है उस पर वन्य जीव जो चरने वाले हैं वो 15% पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या है, ऐसे में अंधाधुंध चराई हो रही है, अंधाधुंध अंधाधुंध चराई हो रही है। ठीक है, जिससे कि जो बाढ़ नियंत्रण है वो कम हो रहा था, यानी कि मिट्टी कट रही है, मिट्टी कट रही है। ठीक है, अब अगला जो कारक है, अगला कारक है कि अगला कारक है प्रदूषण। प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? जैसे कि हम मानव को ले लो कि जब खेती करता है तब उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है क्या, और उर्वरकों का प्रयोग करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो कम हो रही है। ठीक है, अब इसके कीटनाशक दवाओं के सेवन से क्या हो रहा है कि उसके संपर्क में आने वाले जैसे कि मोर हो गया और दूसरे जीव जंतु हो गया, तो उनकी मौत हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रदूषण फैल रहा है। उसके बाद में आता है रोग, सॉरी, उसके बाद में आता है पर्यावरण में परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन। ठीक है, मानव जो है वो अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है, कारण नतीजा क्या हो रहा है, वहां पर रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें शामिल होती है कुछ प्रजातियां पौधों की। ठीक है, प्रजातियां, ठीक। अब प्रजातियां कुछ कैसी होती हैं कि अगर उन्होंने पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया तब तो वो जीवित रहती हैं, लेकिन अगर नहीं ढाल पाई तो वो खत्म हो जाती हैं। अतः क्या होता है, जैव विविधता का नाश हो रहा है। ठीक है, अब रोग, कुछ जीव जंतुओं की रोगों के कारण मौत हो रही है। ठीक है, मौत हो रही है, ठीक, मौत हो रही है, जिसके कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है और जैव विविधता खतरे में पड़ गई है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है विदेशी 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 प्रजातियों का आक्रमण, प्रजातियों का आक्रमण। ठीक है, अब विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, विदेशी प्रजातियां क्या होती हैं, जैसे कि वहाँ की जो स्थानीय प्रजातियां उसके अलावा दूसरी प्रजातियां वहाँ पर लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, स्थानीय प्रजाति की जो क्षमता होती है वो लड़ नहीं पाती हैं। ठीक है, और वहाँ पर खत्म हो जाती हैं, स्थानीय प्रजातियां क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हम कैसे पहचाने कि जो लुप्त हो रही हैं या फिर संकट है इन पर, वो हम कैसे पहचाने। ठीक है, इसके लिए क्या है, विश्व स्तर पर कुछ प्रयास की गए,
जिनमें से एक IUCN द्वारा एक रेड लिस्ट जारी की गई, रेड लिस्ट जारी की गई। अगर मैं इसको फुल फॉर्म लिखूं IUCN की तो आ जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ऑफ नेचर। इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो प्रकृति का संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इसको एक एक चीज को, अभी शायद हो सकता है कि आपको बोरियत महसूस हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछता है, और छोटी परीक्षाओं में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रकृति का संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी कि इसका हो गया IUCN की फुल फॉर्म, ठीक है। इसके द्वारा रेड लिस्ट निकाली जाती है, जिसका सहयोग रेड लिस्ट निकाली जाती है, यानी कि लाल सूची या फिर रेड लिस्ट, ठीक है। जिनका सहयोग दो जो संगठन है उनके द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि एक है प्रजाति उत्तर जीविता आयोग, ठीक है। इसको नोट करना है दोस्तों कि अगर पूछ ले गए एग्जाम में कि रेड लिस्ट का जो प्रकाशन है उसमें सहयोग कौन कौन आयोग प्रदान करते हैं, तो एक आएगा हमारा प्रजाति उत्तर जीविता आयोग, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश भी लिख देता हूं यहाँ पर, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है, कमीशन। उसके बाद में आता है वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। ये नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके सहयोग से IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। लेकिन 1964 से इसका प्रकाशन IUCN द्वारा किया जा रहा है, IUCN द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। किसका प्रकाशन? रेड लिस्ट का, रेड लिस्ट, ठीक है। इसमें दो तरीके के पेज होते हैं, एक तो होता है गुलाबी पेज, गुलाबी पृष्ठ, ठीक है। दूसरा होता है हरा पृष्ठ, हरा पृष्ठ, ठीक है। अब गुलाबी पेज और हरा पृष्ठ के अंतर समझ लेते हैं, ये है क्या, ठीक है। जब कोई प्रजाति गहन संकट में होती है तब उसको गुलाबी पृष्ठों पर लिख दिया जाता है, ठीक है। गहन संकटग्रस्त होती है तब किस में लिखा जाता है? गुलाबी पृष्ठों पर। और जब वह अपनी संख्या में पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त वृद्धि कर लेती है तब उसको हरे पृष्ठ पर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो गुलाबी पृष्ठ और हरे पृष्ठ का अंतर समझ में आया। अब चलते हैं आगे।
इसने कुछ क्लासिफिकेशन किया, कुछ वर्गीकरण किया, ठीक है, इसने कुछ कैटेगरियां बनाई, इसका वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण, जो रेड लिस्ट है उसको द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। वर्गीकरण किस तरीके से किया गया इसको समझ लेते हैं। इसको 9 कैटेगरियों में बांटा गया, तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक। पहला था विलुप्त, विलुप्त, ठीक है, विलुप्त प्रजाति। दूसरा था वनों से विलुप्त, वनों से विलुप्त, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला था, अगला था अति संकट, अति संकटग्रस्त, ठीक है। उसके बाद में था संकटग्रस्त, संकटग्रस्त। उसके बाद में था संवेदनशील, संवेदनशील। उसके बाद में था संकटापन्न, संकटापन्न। इसमें उदाहरण भी बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से किस किस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अगला आते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वो हो गया वहां पे संकटापन्न, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया संकट मुक्त, संकट मुक्त, ठीक। उसके बाद में हो गया हमारा कौन सा, अपर्याप्त आंकड़े, अपर्याप्त आंकड़े, ठीक है। अगला हो गया कोई डाटा नहीं, यानी कि जो आंकड़े हैं वो प्राप्त ही नहीं हुए हैं, ठीक है, कोई डाटा नहीं। तो जो रेड लिस्ट है वो प्रजातियों को ऐसी कैटेगरियों में बांटती है, ठीक है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 मैंने बताई थी। अब देखिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विलुप्त, विलुप्त प्रजाति, ठीक है, सबसे पहले विलुप्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, ठीक है। विलुप्त प्रजाति ऐसी प्रजाति जो कि 50 वर्षों से, 50 वर्षों से, ये जो पॉइंट में लिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 वर्षों से लगातार, लगातार उसमें जरूर लिखा होगा लगातार अपने निवास स्थान पर, अपने निवास स्थान पर, स्थान पर नहीं पाई गई है, नहीं पाई गई, ठीक है। ऐसा मान लिया गया, ऐसा मान लिया गया कि ये विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसी प्रजातियां किस कैटेगरी में आएंगी, विलुप्त प्रजाति में, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि डोडो पक्षी, डोडो पक्षी, ठीक है, डोडो पक्षी हो गया हमारा। और हो गया डायनासोर, डायनासोर। उसके बाद में हो गया लाल पांडा, लाल पांडा, लाल तोता, लाल तोता, ठीक है। उसके बाद में हो गया क्यूबन, क्यूबन हो गया। उसके बाद में हो गया मैमथ, मैमथ। उसके बाद में हो गया जेंट माओ, जेंट माओ, ठीक है, जेंट माओ हो गया। उसके बाद में हो गया रोड्रिग्यूज, रोड्रिग्यूज कछुआ, रोड्रिग्यूज कछुआ, ठीक है। उसके बाद में होगा उदाहरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लिखवा रहा हूं, अंटार्कटिका भेड़िया, अंटार्कटिका भेड़िया, ठीक है। तो ये सब
आदि, ये प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, विलुप्त प्रजाति की कैटेगरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है वनों से विलुप्त, वनों से विलुप्त। ठीक है, अब वनों से विलुप्त का मतलब क्या है कि वनों से तो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन 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 कहाँ है, लेकिन उनका जो कंजर्वेशन, उनका संरक्षण है वो कृत्रिम आवासों पर किया जा रहा है, जैसे कि जीन बैंक हो गया। ठीक है, तो इसमें वनों से, तो इसमें लिख देते हैं वनों से विलुप्त, विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन 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 कृत्रिम आवासों पर इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है, इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है, इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है, क्योंकि आजकल मैं दोस्तों फुल इसलिए लिख रहा हूँ कि आजकल क्या है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे देगा और आपको निकालना होगा कि पहला सही है दूसरा सही है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर बोल देगा दोनों सही है लेकिन पहले की दूसरा सही व्याख्या नहीं कर रहा, या फिर दोनों सही है और पहले की दूसरा सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब आगे है अति संकट। अति संकट, अति संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, इसका क्या मतलब है अति संकटग्रस्त का, कि ऐसी प्रजातियां ऐसी प्रजातियां प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, या फिर थोड़ी बहुत विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, कगार पर हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इनमें से कुछ विलुप्त हो भी चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, इनके उदाहरण देख लेते हैं। इनके उदाहरण इनके उदाहरण हैं जैसे कि गिद्ध। ठीक है, जैसे कि गिद्ध हो गया, और हिमालयन बटेर हो गई, हिमालयन बटेर हो गई, हिमालयन बटेर। ठीक है, काला हिरन हो गया, काला हिरन हो गया, फिर और गंगा सार्क हो गई, गंगा सार्क हो गई, शाही हो गया। ठीक है, तो ये सब उदाहरण किसके हैं, अति संकटग्रस्त प्रजातियों की जो कैटेगरी है उसके। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, अभी तो अति संकट पड़ा था, अब खाली संकटग्रस्त। ठीक है, संकटग्रस्त दोस्तों समझ समझ के पढ़ना है, पहले था अति संकट, अब संकटग्रस्त। ठीक है, अब संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, इसमें इसमें क्या होता है कि प्रजातियां उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके संकटग्रस्त होने के यानी कि विलुप्त होने के कगार पर वो भी खड़ी रहती हैं। ठीक है, तो विलुप्त होने की कगार, विलुप्त होने की कगार। ठीक है, इन दोनों में लगभग लगभग सेम ही होगा, उसमें भी है कि विलुप्त है तो लेकिन विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं, और कुछ उसमें से विलुप्त हो भी चुकी हैं, लेकिन इसमें है कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। ठीक है, इसमें से विलुप्त नहीं हुई हैं लेकिन विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या है, हम लगातार आपको वीडियो लाते रहें और हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण इसके कौन कौन से हैं। ठीक, संकटग्रस्त में एशियाई
एशियाई एशियाई शेर, एशियाई शेर हंगुल, एशियाई शेर हंगुल। और हो गई समुद्री गाय, समुद्री गाय, ठीक है। और इसमें लिख लेना एक और एशियाई चीता, ठीक है, एशियाई चीता, ठीक है। समुद्री गाय और सुनहरा, सुनहरा लंगूर, सुनहरा लंगूर, ठीक है। तो ये सब उदाहरण होगा किसके, संकटग्रस्त प्रजातियों के, ठीक। इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे 3 दिन बाद भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आता है संवेदनशील, संवेदनशील प्रजाति। अब ये कैसी प्रजाति होती हैं? संवेदनशील का मतलब है कि इनको बाहरी कारक हैं वो प्रभावित कर रहे हैं जिससे कि ये विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं, ठीक है। अगर ऐसे कारकों को नहीं रोका गया तो ये भी विलुप्त की श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि इसमें आ जाता है बाहरी कारक, ठीक है, बाहरी कारक, ठीक। अब इनमें से उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण उदाहरण ले लीजिए, यही समुद्री, समुद्री गाय, समुद्री गाय, ठीक है, सुनहरा, सुनहरा लंगूर। ये कई दोनों, ये दोनों कई कैटेगरियों में शामिल होंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा संकटापन्न, संकटापन्न। मैंने इनको दोनों में शामिल क्यों किया गया है, तीसरे में क्यों कर रहा हूं शामिल, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। संकटापन्न प्रजाति, दोस्तों रटना बिल्कुल नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए संकटापन्न, संकटापन्न यानी कि संकट आने की आशंका, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें संवेदनशील, इसमें संवेदनशील, संवेदनशील, दुर्लभ, दुर्लभ और संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, ये तीनों ही कैटेगरियां इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अब जब तीनों कैटेगरियां शामिल होती हैं, संवेदनशील, दुर्लभ और संकटग्रस्त, तो इनके उदाहरण भी इसी में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी मैं समझाऊंगा कि समुद्री गाय तीनों में क्यों लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ चुकी होती है, ठीक है। सुनहरा लंगूर, ठीक है, सुनहरा लंगूर, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, आगे आगे है, अभी तो संकटापन लिखा था आपने, अब लिखिए संकट मुक्त, संकट मुक्त, ठीक है। अब संकट मुक्त कैसे हैं? ऐसी प्रजातियां जिस पर कोई खतरा नहीं है अतः वह सुरक्षित हैं, तो ऐसी प्रजातियों को बोला जाता है संकट मुक्त प्रजाति। जैसे कि जैसे जैसे हो गया चिंकारा, ठीक है, चिंकारा, नीली गाय, ठीक, नीली गाय। उसके बाद में हो गया बंदर, हाथी, ठीक है। इसमें तो जितने उदाहरण दे सको जो उपलब्ध हैं उसमें कम है, ठीक है। जितनी भी जो प्रजाति हैं जो उपलब्ध मात्रा में है उनको हम इसी कैटेगरी में यानी संकट मुक्त कैटेगरी में लिखते हैं, ठीक है। अगला है, अगला है अपर्याप्त, अपर्याप्त आंकड़े, आंकड़े, ठीक है, अपर्याप्त आंकड़े। अब इसका IUCN की रेड लिस्ट, रेड लिस्ट में नाम तो लिखा होता है, नाम तो दर्ज होता है, लेकिन इनका आंकड़ा पता नहीं होता कि कितनी मात्रा में है, ठीक है। इनका आंकड़ा पता नहीं होता, ठीक। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब लास्ट है, लास्ट है कोई, कोई डाटा, कोई डाटा, कोई डाटा नहीं, ठीक है। अब इसका प्रकाशन है वो IUCN द्वारा नहीं किया जा रहा, IUCN द्वारा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये रेड लिस्ट में जो कैटेगरियां हैं वो बांटी गई हैं। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हमने जो अभी तक हम लगातार पढ़ रहे थे वो पीछे की चीजें हमको भूलती नजर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन हम रिवाइज करेंगे तो वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था, जैसे कि सतत विकास पढ़ा था, जो कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट बोला जाता है, हम उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ब्रेटलैंड रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, जब हम पर्यावरण पढ़ा रहे होंगे। जब भी तो मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि ये ज्योग्राफी का भी पार्ट था और पर्यावरण का भी पार्ट था। ठीक है, जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो हम उसको भी बहुत बेहतर ढंग से एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है, उससे उसका शब्द किसने प्रयोग किया। ठीक है, जीवी विविधता का शब्द किसने प्रयोग किया, तो हमने वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया देख लें, प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी और उसके बाद में ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था महत्व, उसका पढ़ा था। उसके बाद में स्तर पढ़ा था। महत्व में भी हमने उसके लाभ पढ़ लिए थे कि जैसे कि औषधि हमें मिलती हैं, जल कटाव रोकता है, बाढ़ नियंत्रित करता है, तो ये सब हमने महत्व में भी पढ़ लिए थे। स्तर क्या होता है, स्तर 3 स्तर हैं। जेनेटिक स्तर यानी कि आनुवंशिक स्तर, फिर प्रजातीय विविधता, फिर पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्था, वो सॉरी विविधता। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था इसका मापन कैसे किया जाएगा। मापन 3 स्तर पर होता है, एक अल्फा मापन, बीटा मापन और गामा मापन। ठीक है, इसको भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने हॉट स्पॉट को पढ़ा था, यानी कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं और इंडियन कितने हॉट स्पॉट हैं। उसकी शर्त क्या रहती है कि किसी भी जैव विविधता के तप्त स्थल की शर्त क्या रहती है कि ये वाला स्थान जो है तप्त स्थल माना जाएगा। ठीक है, तो उसकी शर्त भी हमने पिछले वीडियो में बता दी थी। ठीक, अब आगे वीडियो में हमने आज चर्चा की थी कमी के कारण, यानी कि जो हमारी जैव विविधता में कमियां आ रही हैं, इसको क्षति पहुंच रही है, उसके कारण क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और जो कल पढ़ेंगे हम उसके संरक्षण के बारे में। कल हम जो पढ़ेंगे इसका जो जैव विविधता का संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या है, आज हमने पढ़ा मानव होगा। मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया था, एक कहानी के रूप में। मानव जब पहला कदम रखेगा तो जंगलों का विनाश करेगा, जंगलों में जाएगा तो जंगलों में विनाश करेगा, जंगलों में जब जंगलों का विनाश करेगा उसके बाद में वन्य जीवों का शिकार करेगा। फिर जब ये वन्य जीव खत्म हो जाएंगे उनके आवासों को भी नष्ट करेगा। जब आवास नष्ट हो जाएंगे वहां पर प्लेन हो जाएगा, फिर बीज का उपयोग करेगा, यानी कि उस फसल पैदा करने की कोशिश करेगा। कैसे, जीनांतरित, यानी कि जीनों में हेरा फेरी करके बनाए गए बीज। ठीक, उसके बाद में वहां पर प्रदूषण फैल जाएगा। फिर पर्यावरण को इसके अलावा, प्रदूषण फैलने से अलावा यहाँ पर चराई लिख लेना। ठीक है, चराई। ठीक, चराई, प्रदूषण फैल जाएगा। फिर प्रदूषण के कारण ये पर्यावरण में परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। कौन, मानव जब परिवर्तन का प्रयास करेगा तो उसमें कुछ जो प्रजातियां हैं वो अपने आप को ढाल लेंगी, और लेकिन कुछ प्रजातियां अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। अतः क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएंगी या फिर समाप्त हो जाएंगी या फिर मर जाएंगे। ठीक, उसके बाद में रोग उत्पन्न होंगे। ठीक, रोग उत्पन्न होंगे, फिर उसके बाद में विदेशी प्रजातियों का आक्रमण होगा, यानी कि जो पौधे हैं विदेशी उनका आक्रमण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक करके इसको पढ़ा था। ठीक है, कि मानव वन्य जीव का शिकार कैसे होगा। ठीक है, फिर सीइंग कैसे होगा, पहले हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में उनके आवासों को कैसे नष्ट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद में जीनांतरित बीजों का उपयोग कैसे होगा। ठीक, उसमें चराई कैसे करके की जाएगी। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रदूषण कैसे होगा। फिर पढ़ा था हमने पर्यावरण में परिवर्तन कैसे होगा। फिर रोग कैसे उत्पन्न होंगे। उसके बाद में पढ़ा था विदेशी प्रजातियों का आक्रमण कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद में हम एक जो IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कौन कौन सी कैटेगरी, हम ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड की कैटेगरी का छांट लें कि कौन कैसा है, कौन संकटग्रस्त है, कौन विलुप्त हो चुका है, कैसे पहचाने। तो इसीलिए जो विश्व स्तर पर प्रयास किए गए वो IUCN की रेड लिस्ट थी उसके द्वारा। ठीक है, उसमें कुछ कैटेगरियाँ बांटी गई थी। इसका जो सहयोग प्रदान किया गया था वो प्रजाति उत्तरजीविता आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, इन दोनों की मैंने इंग्लिश भी लिख दी थी, इनके द्वारा इसको सहयोग किया जा रहा है। ठीक है, 1964 में क्या है, IUCN द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, गुलाबी पृष्ठ और हरा पृष्ठ।
गुलाबी पृष्ठ में क्या होता है, गहन संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनको लिखा जाता है। जब ये संकट मुक्त हो जाती हैं और अपनी संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर लेती हैं तो इनका स्थानांतरण कहाँ किया जाता है, हरे पृष्ठ पर। ठीक है, उसके बाद में हमने जो इसका क्लासिफिकेशन, जो रेड लिस्ट है उसने क्लासिफिकेशन किया प्रजातियों का, तो उसने किस प्रकार से वर्गीकरण किया, विलुप्त, पहला कैटेगरी थी विलुप्त, फिर उसके बाद में थी वनों से विलुप्त, फिर अति संकट, यानी कि विलुप्त होंगी दो कैटेगरी पे, यानी कि विलुप्त हो गई फिर वनों से विलुप्त हो गई। ठीक है, दो कैटेगरी इस प्रकार से पढ़ेंगे हम इनको मिला के। उसके बाद में इसको मिला के पढ़ लेंगे हम, यानी कि अति संकटग्रस्त और संकटग्रस्त। ठीक, उसके बाद में पढ़ेंगे इनको, इन दोनों को, यानी कि संवेदनशील और संकटापन्न। संकटापन्न में क्या है, इसकी और इसकी कैटेगरी और इसकी कैटेगरी तीनों शामिल इसमें हो जाते हैं। उसके बाद में संकट मुक्त पढ़ेंगे, यानी कि कुछ भार हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है, फिर अपर्याप्त आंकड़े और कोई डाटा नहीं। ठीक, तो इसमें हमने एक एक करके डिटेल से हमने कुछ उदाहरण भी लिए और इनसे बारे में बात की। ठीक है, उसके बारे में अब आगे आ जाता है वनों से विलुप्त। ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ा, फिर आ जाता है उदाहरण इसके आ जाते हैं, फिर संकटग्रस्त इसके उदाहरण। ठीक है, और अब नेक्स्ट है संवेदनशील, इसके कारक। ठीक है, जो भारी कारक हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने, फिर संकटापन्न, ये इनके सबके उदाहरण दिए थे। ठीक है, अब आगे है संकट मुक्त, फिर अपर्याप्त आंकड़े, फिर कोई डाटा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने आज की वीडियो में पढ़ लिया था। कल की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसका संरक्षण, इसका संरक्षण, यानी कि कल नेक्स्ट टाइम पे जो भी अगले दिन। ठीक है, अगले दिन इसका संरक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, संरक्षण किस प्रकार से होगा, संरक्षण होगा दो प्रकार से। ठीक है, संरक्षण दो प्रकार से होगा, एक तो होगा इन सीटू, इन सीटू, इन सीटू का मतलब है स्वस्थाने, स्वस्थाने। ठीक है, स्वस्थाने। दूसरा है एक्स सीटू, एक्स सीटू। ठीक है, इसका है परास्थाने, परास्थाने। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। अब इंस्टीट्यू कैसे होता है, इंस्टीट्यू को हम तीन तरीके की कैटेगरी में बांट देते हैं इनका, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक, और हो गया जैव आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र। ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र। अब इन सीटू और इसमें होगा जीन बैंक, जीन बैंक। ठीक है, इन सीटू और जो एक्स सीटू है उसमें अंतर देख लेते हैं। ठीक है, इन सीटू में क्या होता है कि किसी भी संकटग्रस्त या किसी भी प्रजाति का उसके निवास स्थान पर अगर संरक्षण किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इन सीटू पद्धति। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पर उनके ही निवास स्थान क्षेत्र पर उनका संरक्षण किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य एक क्षेत्र दे दिया जाता है, उसमें ही उनका कंजर्वेशन किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उसमें भी एक क्षेत्र दे दिया जाता है और उसमें इनका कंजर्वेशन किया जाता है। लेकिन आउट न जो एक्स-C2 है परास्थाने, इसमें क्या होता है कि वहाँ जो प्रजाति हैं उन प्रजातियों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह कृत्रिम आवासों में उनका संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया जीन बैंक। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ग्रेट पाठशाला नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, ग्रेट पाठशाला। इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर हम अपनी क्लास के 3 दिन के बाद में PDF इस यहाँ पर जैसी सेम लिखा हुआ है ऐसे ही प्रोवाइड करा देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों मैथ है, अगले लिख लेता हूँ, मैथ हमारे पास में 3 टीचर्स से उपलब्ध है आपको। सबसे पहले एडवांस मैथ है आपका, एडवांस मैथ है, फिर आएगा अरिथमेटिकल मैथ, अरिथमेटिकल मैथ। ठीक है, उसके बाद में जो यही अरिथमेटिकल मैथ दूसरे RS अग्रवाल का पूरा कराया जा रहा है। ठीक है,
यानी कि ये इसलिए कराया जा रहा है कि जिसका जैसे मैं हूँ, अब मुझे ABCD कुछ नहीं आती, यानी कि मैंने पढ़ तो लिया है, हाई स्कूल पास कर लिया है, इंटर पास कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कंपटीशन में जाऊँ, ठीक है। तो मुझे बेस जब क्लियर करना होगा तो RS अग्रवाल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद में जब ये बेस क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम इन सब में चलेंगे। जैसे कि इसमें हो जाता है करंट पब्लिकेशन, राकेश यादव, या फिर बहुत हार्ड वाले मैथ, ये सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैथ हमारा 3 स्तर पर हो रहा है और 3 अलग अलग टीचर्स हैं इसके। उसके बाद में और हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी मेरे द्वारा संचालित हो रही है। जियोग्राफी अभी मैंने इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट की है, ठीक है। उसके बाद में आपको पॉलिटी 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 गुरुबचन सर के द्वारा संचालित हो रही है, ठीक है। और इनको एक और लेखपाल का जो ग्रामीण परिवेश का है वो भी इन्हीं के पास में है। हिंदी बहुत अच्छे लेवल की हिंदी रवि सर द्वारा संचालित हो रही है। ये उस लेवल की आपको हिंदी मिल जाएगी जो कि PCS लेवल तक की आपको हिंदी यहाँ से कवर करने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में साइंस साइंस अंकित सर द्वारा मिल रही है, ठीक है। साइंस के प्रैक्टिस क्विज के साथ साथ आपको डिटेल्स भी बताया जा रहा है, ठीक है। एडवांस मैथ मैंने बता ही दिया, तीनों मैथ। उसके अलावा और हो जाता है पॉलिटी हो गई, और इकोनॉमिक्स भी आपको कराई जाएगी, ठीक। रीजनिंग के भी हमारे पास में 2 अध्यापक हैं, ठीक है। रीजनिंग भी आपको 2 स्तर पर मिलेगी, एक तो आपको जो कांस्टेबल स्तर से और दूसरा CGL स्तर से, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ में आप बने और फ्री में ही आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि आप कभी सोचते हैं कि यार मेरे पास में पैसा नहीं है और मैं कैसे करके तैयारी करूं, तो हमारा चैनल जो है वो आपके साथ खड़ा है और आपकी बेहतर तैयारी बनाएगा, ठीक है। तो आपका जो आपके पास पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। बशर्ते यही होना चाहिए कि आपकी रेगुलरिटी होना चाहिए, आप हमारी वीडियो को देखें और वीडियो से नोट्स बनाएं और अदर भी आप किताबें पढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी पुख्ता हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।